Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the exercise solution of the chapter carbon. Okay, chapter number 4 आपकी NCERT साइंस क्लास 10th की जो है उसका केमिस्ट्री पार्ट का जो 4th चैप्टर है. एक्चुअली बिकॉज ऑफ सम स्टूडेंट्स डिमांड, ठीक है, ए ग्रेट डिमांड फ्रॉम गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप लोगों की जो है डिमांड के बेसिस पे मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए जो ये एक्सरसाइज है उनका सॉल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ. ठीक है, सो this is your affection, this is your love for me, that you are asking for me that purpose. Okay, so I am also ready for this purpose. So in this way I am going to present here the solution. अब देखिए ये है एक्सरसाइज सॉल्यूशन और यहाँ पर आपके पास चैप्टर में दो टाइप की एक्सरसाइज है. एक तो वो एक्सरसाइज है विच आर प्रेजेंट इन द एंड ऑफ द चैप्टर, जनरली जिनको हम एक्सरसाइज बोलते हैं, और सम क्वेश्चंस आर गिवन इन द चैप्टर. ओके, इन बिटवीन द चैप्टर, जब हम चैप्टर को डिस्कस करते हैं या जब चैप्टर को रीड करते हैं, इन दैट केस वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. सो दैट क्वेश्चंस आर कॉल्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन. इन टेक्स्ट क्वेश्चन. तो पहले हम जो है इसमें बात करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की. मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, हाउ टू राइट द क्वेश्चन, हाउ टू राइट द आंसर ऑफ ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस आपका जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी चेक करेगा, आपकी जो आंसर शीट चेक करेगा, उससे मार्क्स कैसे छीना जाए. देखिए एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपको मार्क्स देना नहीं चाहता. कभी भी ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर हमेशा कोशिश करता है कि कैसे आपके मार्क्स काट दिए जाएं. ओके, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपको उसको इम्प्रेस करना है. आपको उसको इम्प्रेस करना है बाई राइटिंग द आंसर स्मार्टली. ओके, आपको टाइम भी लिमिट होता है, टाइम का लिमिट होता है, और विद इन दैट टाइम लिमिट आपको आंसर भी लिखना है, आपको उसके साथ में सोचना भी है. तो ये जो सोच है, ये जो थिंकिंग का जो कैपेसिटी है, स्किल है, यही आपको डेवलप करना है. और इसको हमें डेवलप कब करना है? एग्जाम के टाइम पे थोड़ा ना डेवलप करेंगे इसको. तो हम कब डेवलप करेंगे? बिफोर द एग्जाम हम इसको प्रिपेयर करेंगे. ठीक है, सो बाय दिस वी कैन डू दिस वन. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. ओके, सो पेज नंबर 61 देखिए आपकी बुक का. पेज नंबर 61 पे क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन जो है वो ये कहता है, क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2. यानी आपको कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है ये. ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, तो अब आपको पता है कि कार्बन है, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है. आपको याद रखना है कार्बन जो है उसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होता है, और जब उसको आप ऐसा उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट लिखते हैं तो ऐसा आता है 2 4. ठीक है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एंड इट वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. तो देखिए सबसे पहला काम करना है आपको, कार्बन का एक सर्किल बना देना है. ये बना दिया हमने कार्बन का एक सर्किल. कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन. अब कार्बन जो है उसके साथ ऑक्सीजन भी है, तो ऑक्सीजन के लिए भी हम क्या कर देंगे? एक सर्किल बना देंगे. ऐसे ही ऑक्सीजन एक इधर है, ये ऑक्सीजन का सर्किल हो गया. ठीक है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है. ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो अगर ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर ले, क्या कर ले? शेयरिंग कर ले, तो ऑक्सीजन का भी काम हो जाएगा और कार्बन का भी काम हो जाएगा. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी सर्किल्स में, ये जितने भी जो यहाँ पर 3 सर्किल है, 3 सर्किल के अंदर हमने टोटल 8 डॉट्स बनाए हैं. ठीक है, कार्बन के पास टोटल खुद के इलेक्ट्रॉन कितने थे? ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे. और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ये ऑक्सीजन के थे. ऑक्सीजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन था? ऑक्सीजन का आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन 2 6. और कितना इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में? 6 इलेक्ट्रॉन. तो इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसके थे. अब यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है. 4 इलेक्ट्रॉन्स का जब शेयरिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना. यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है. इन द सेम वे राइट साइड में भी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बना है. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डॉट्स बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन्स के डॉट्स बनाने हैं. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट पेज नंबर 61 का. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए.
क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बुक में देखिए, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है सल्फर का मॉलिक्यूल है उसकी बात कर रहा है, और उसकी जो मॉलिक्यूल होती है उसके अंदर 8 एटम्स जो होते हैं वो आपस में जुड़कर एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सल्फर का मॉलिक्यूल, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये है आपका S और इसको लगा दिया 8, ये बन गया आपका सल्फर का मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखते हैं, ये हो गया सल्फर का मॉलिक्यूल। अब बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है, 8 सर्किल्स को आपस में कनेक्ट करना है, 8 सर्किल्स जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है, और कनेक्ट ऐसे हिसाब से करना है कि बीच वाला जो सर्किल है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, उस ओवरलैपिंग एरिया में आपको याद रखना है कुछ इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करेंगे। कितना हो गया, 3 to 5, और यहाँ पर एक हो गया 6, यहाँ पर एक हो गया 7, और एक यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये जो एटम्स हैं बीच में, जो ये गोल गोल जो मैंने बनाए हैं, ये क्या है, एटम्स हैं, किसके, सल्फर के। सभी के अंदर सल्फर सल्फर S लिख दीजिए। S क्या है, सल्फर का सिंबल है, S क्या है, सल्फर का सिंबल है। अब जरा सल्फर की बात कर लेते हैं हम कि सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है। सल्फर का नंबर होता है 16, सल्फर के पास कितना नंबर होता है इलेक्ट्रॉन का, 16 होता है। ओके, 16 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 8 6 ऐसा लिखा जाता है सल्फर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन के पास में भी तो आउटर मोस्ट शेल में यही इलेक्ट्रॉन है। अब तो आप लोग चैप्टर 5 भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 में देखा होगा आप लोगों ने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की थी हमने, और एक ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप के मेंबर हैं। तो अगर आपको याद होता पहले से ही तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए कोई बात नहीं, हमने लिख दिया है। सल्फर के पास आउटर मोस्ट सेल में, सल्फर के पास आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सल्फर चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन करना। क्या करेगा सल्फर, ये है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन खुद के, 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसके पास में आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका इसके साथ, और 1 इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जाएगा। किसी एक सर्किल को आप कंप्लीट कर दो, बाकी वैसा का वैसा ही आपको सभी 8 एटम्स के लिए करना है। काउंट कीजिए सल्फर के एक सर्किल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब अगर आप ध्यान से काउंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 2 2 2, यानी कि सभी टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। देन इट मीन्स इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। द सेम कॉन्सेप्ट अब आप सबके लिए अप्लाई कर दीजिए, और यहाँ पर जो कॉमन एरिया है उस कॉमन एरिया के अंदर आपको 2 डॉट्स बनाने हैं। ये 2 डॉट्स किसके हैं, एक अड़ोसी का है और एक पड़ोसी का है। ठीक है, एक अड़ोसी का है और एक पड़ोसी का है। ये देखिए सभी सर्किल्स के अंदर टोटल सर्किल काउंट कर लेना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सर्किल हो गए। ये स्ट्रक्चर होती है सल्फर के मॉलिक्यूल की, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, इजी स्ट्रक्चर है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 61 के। इसके बाद में आ जाइए आप पेज नंबर 68 पे, पेज नंबर 68 पे। यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, नो नीड टू एक्सप्लेन। आपको सिंपल सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। एग्जाम में आप लोग ऐसे ही गलती करते हैं। क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन में आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाता है उसमें तो आप एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, आपका टाइम वेस्ट हो गया। आपसे सिंपल पूछा ड्रॉ स्ट्रक्चर, ड्रॉ करने का मतलब आपको सिर्फ उसका ड्रॉ डायग्राम बनाना है, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा है। आपको पूछे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम, देन आपको दोनों चीज़ें काम करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑलवेज ऑलवेज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होती है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और उसी की लैंग्वेज में ही आपको आधा क्वेश्चन तो वहीं मिल जाता है, आधा आंसर तो वहीं मिल जाता है। चलिए बात करते रहेंगे ऐसी अच्छी बातें। पेज नंबर 68 पे आ जाइए। पेज नंबर 68 पे आपसे क्या पूछा है कि जो आपका पेंटेन होता है उसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, पेंटेन के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है। पहली बात,
पेंटेन की बात कर रहा है। ये पेंटेन के बारे में हमें क्या पता है? देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए ध्यान से। क्वेश्चन पूछा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन के लिए आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर पूछा है, तो आपको आंसर बताना है 1 2 3 4 5 6 इसके टाइप में। ना तो आपको ड्रॉ करने के लिए बोला है, ना आपको उनका नाम लिखने के लिए बोला है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को उनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करके बता देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर क्या होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 68 पेज नंबर का है उसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 3। आप पेंटेन के 3 आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए पेंटेन का मतलब क्या? 5 कार्बन। पेंट 5 कार्बन। ANE देखिए PENTANE ये होता है पेंट। पेंट का मतलब तो हो गया 5 कार्बन। एन का मतलब होता है सभी 5 कार्बन सिंगल बॉन्डेड से बॉन्डेड है। तो बाकी के क्या होंगे? बाकी के होंगे हाइड्रोजन। बाकी के क्या होंगे? हाइड्रोजन। ठीक है, ये बना दिया हमने एक पेंटेन। ध्यान रखिएगा जब 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोला जाता है नॉर्मल पेंटेन। व्हाट दैट कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 1 नॉर्मल पेंटेन वाला। अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? एक 4 कार्बन की चेन बना देते हैं। बाकी एक कार्बन हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको या तो आप इस पे लगा दो या फिर इस पे लगा दो। किसी एक पे लगाना है, क्योंकि दोनों पे लगा दिया तो टोटल 6 कार्बन हो जाएगा, फिर तो आप इसकी बात ही नहीं कर पाएंगे। तो एक जगह पे आपने कार्बन लगा दिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे बाकी की जो वैलेंसी बची हुई है उनको सबको हाइड्रोजन से फुलफिल कर दो। सभी जगह पे आप हाइड्रोजन ऐड कर दो। ठीक है, ये बना दिया हमने इसकी स्ट्रक्चर। ओके, और कोई बच गया? ठीक है, इसका नाम क्या होगा? अब देखिए ये आपको लर्न नहीं करना है, मैं आपको डायरेक्ट ही नाम बता रहा हूँ कि इसका नाम क्या होगा। ये आपको लर्न करना होगा क्लास 11 में। ठीक है, कि इसका नाम कैसे लिखते हैं। मैं इसका डायरेक्टली नाम लिख रहा हूँ। इसको बोला जाता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन का तो कुछ समझ में आ रहा है हमें। ठीक है, आप सोच सकते हो कि ये जो ग्रुप है ना, आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। और इसकी पोजीशन जो है वो सेकंड कार्बन पर है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4। ठीक है, सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल लगा हुआ, इसलिए इसको लिखा 2 मिथाइल। 4 कार्बन की ये चेन है। 4 कार्बन की ये चेन है, तो इसलिए 4 कार्बन के लिए हमने यूज़ किया ब्यूट। ये 4 कार्बन की जो ये चेन है, इसमें सभी कार्बन सिंगली बॉन्डेड है। ऑल द कार्बन्स इन द रिंग इन द चेन आर सिंगली बॉन्डेड, दैट इज व्हाई वी यूज द सफिक्स हियर एन। इजी हो गया, ये हो गया सेकंड नंबर का। नेक्स्ट आता है सी नंबर का आइसोमर। कौन सा? स्ट्रक्चर आइसोमर। देखिए इस बार हम 3 कार्बन की चेन बनाएंगे। अब हमारे पास 2 कार्बन और हैं। अगर आपने 2 कार्बन को यहाँ पर लगा दिया तो ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल बन जाएगा। अगर आपने 2 कार्बन को इस पर लगा दिया तो भी ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल बन जाएगा। तो अब 2 कार्बन को हम कहाँ लगाएं? एक कार्बन को यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, अगर सेकंड कार्बन को आपने यहाँ लगा दिया तो ये बन जाएगा वापस, है ना, स्ट्रेट चेन वाला। एक कार्बन को अगर आपने इस पे लगा दिया तो भी यही बन जाएगा। तो फिर क्या करें? तो दूसरे कार्बन को भी हम इसी कार्बन पे लगा देते हैं। अब आप कहेंगे कि सर इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन कैसे जोड़ेंगे? कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कार्बन को कार्बन हाइड्रोजन से ही प्यार हो, है ना। कार्बन जो है वो कार्बन से भी बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पर ये हो गया ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। देखिए ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, इसको बोला जाता है सी और इसका नाम होता है नियोपेंटेन। इस कार्बन को या इस कंपाउंड को क्या बोला जाता है? नियोपेंटेन। आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ ये आपको काम आएगा क्लास 11th में। कौन सी क्लास में काम आएगा? क्लास 11th में। और 11th में कब काम आएगा? जब आप केमिस्ट्री को सिलेक्ट करते हैं। अगर आप केमिस्ट्री को सिलेक्ट ही नहीं करते हैं तो डोंट वरी, फिर आप लाइफ टाइम इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैसे हैं? क्यों? क्योंकि इन सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम कैसे है? देखिए MF मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसके पास कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन तो है 5। हाइड्रोजन काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। H कितना है? 12। इसकी बात करते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखिए, कार्बन कितना है टोटल? 5। हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कार्बन 5, टोटल हाइड्रोजन 12। इसकी बात करते हैं, टोटल कार्बन कितना है 1 2 3 4 5 5, टोटल हाइड्रोजन कितना है 1 2 3, सॉरी इस कार्बन पर 3, इस कार्बन पर 3, इस कार्बन पर 3, इस कार्बन पर 3, टोटल 4 कार्बन है जिनके ऊपर 3 3 हाइड्रोजन है। टोटल कितना हो गया 12। देखिए इंपॉर्टेंट बात, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर सबकी अलग अलग है, इसीलिए तो ये क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आपसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आपसे सिंपली ये पूछा है कि इनके कितने आइसोमर होंगे, पेंटेन के कितने आइसोमर होंगे, आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पेज नंबर का, कौन सा पेज नंबर, पेज नंबर 68 का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज, ऐसे कार्बन की कौन सी 2 प्रॉपर्टीज है जो हमें इतने सारे हमारे चारों तरफ कार्बन के कंपाउंड्स की एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन्स हमें देती है, ह्यूज नंबर ऑफ अमाउंट्स कार्बन की देती है। बहुत अच्छे से मैंने बताया था आप लोगों को, बहुत अच्छे से मैंने बताया था, आपको याद रखना है 2 वर्ड, और वो 2 वर्ड जो हैं वो है टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन, टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं कार्बन की जो कार्बन के इतने सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर ये समझ में आया है तो हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यस, पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 3, साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोला गया आपको। साइक्लो वर्ड से हमें पता है कि कोई ना कोई रिंग जरूर होगी, पेंटेन बोल रहा है, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन की रिंग होगी। 5 कार्बन को आप ऐसे करके बना दीजिए, ये हो गए 5 कार्बन। अब ये बोल रहा है कि साइक्लोपेंटेन है, ये साइक्लोपेंटेन का मतलब ये है कि सभी कार्बन जो है वो सिंगल से बॉन्डेड हैं, सिंगली बॉन्डेड हैं, ये भी आपको बोल रहा है। तो सिंगल बॉन्डेड का मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग का मतलब क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका है, लेकिन इन्होंने बॉन्ड बना लिया है। अब बच गया हाइड्रोजन, इसके ऊपर आपको हाइड्रोजन बनाना है, तो इसने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में, 2 हाइड्रोजन एटम के साथ में ऐसा बॉन्ड बनाया, बन गया हाइड्रोजन का भी काम। इसके पास में भी ऐसी कहानी होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो और एक हाइड्रोजन इधर की तरफ लगा दो, हाइड्रोजन हो गया। फिर इस कार्बन की भी बात कर देते हैं, इसके पास में भी 2 बॉन्ड बना दो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में, और यहाँ पर भी आप 2 बॉन्ड बना दो। नेक्स्ट इसकी बात करें तो ये कम थोड़ी ना है, ये भी आगे आपके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये कम है नहीं, मैं क्यों कम हूँ, मैं भी बनाऊंगा हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। तो ये लीजिए हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये लीजिए हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड, ये बन गया आपका साइक्लोपेंटेन। आप चाहो तो इसको रिंग्स में बंद कर सकते हो। रिंग्स में बंद करने के लिए आपको क्या है कि इस टाइप का रिंग बनाना होगा जिसके अंदर एक कार्बन जो है वो पूरा का पूरा रिंग में बंद हो जाए, एक क्लोज स्ट्रक्चर में बंद हो जाए। ये हो गया एक कार्बन। फिर ऐसा ही एक आपको यहाँ पर बनाना होगा, ये दूसरा रिंग बन गया। फिर एक ऐसा ही आपको यहाँ पर बनाना होगा, ये तीसरा रिंग हो गया। फिर एक रिंग आपको यहाँ पर बनाना होगा, और नेक्स्ट जो रिंग बनेगा आपका वो यहाँ पर बनेगा। ये तो बन गई 5 रिंग। ठीक है, हाइड्रोजन की भी बना देते हैं, बेचारा हाइड्रोजन ऐसा ऐसा कुछ बना देते हैं। ये बन गया आपका साइक्लोब्यूटेन। बड़ा डरावना सा पिक्चर बन गया है ना, बट कोई बात नहीं, याद रखना है आपको। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर सही है, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो होती है वो आपने सही ड्रॉ की है या नहीं की, उसको आपको चेक भी करना पड़ेगा। तो कार्बन के चारों तरफ, कार्बन का जो सर्किल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए,
किसी एक में देखिए, इसकी बात करते हैं, इसमें देखिए 2 2 2 2, इस एक सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन, in this circle also 8 electron, in this circle also 8 electron, in this circle 8 electron and in this electron in this circle also 8 electron। यानी कार्बन का काम तो सही है, कार्बन से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन तो बेचारा है, हाइड्रोजन तो बेचारा है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन और दे दो। तो देखिए सभी के पास जितने भी हाइड्रोजन के जो ऐसे ओवल शेप हैं सभी में चेक कर लीजिए 2 2 है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसी पे पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में बोला है ड्रॉ करने के लिए, नथिंग एक्सप्लेनेशन, आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करने के लिए बोल रहा है। इथेनोइक एसिड, नाम क्या लिखा है, इथेनोइक एसिड। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, आप तो बस उस नाम को, उसका ऑपरेशन कर दीजिए। नाम का ऑपरेशन करना है आपको। देखिए बोलता है ईथ, ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, ठीक है। बोलता है ANE, एन आ रहा है, एन याद करो जब हमने IUPAC नेम लिखना सीखा था। ये आ रहा है ओइक, ओइक का मतलब होता है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ये बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक बॉन्ड। फिर बोलता है एसिड, एसिड का हो गया। अब इसकी कहानी जो है, एन का मतलब भी होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अब ये बेचारा कार्बन, इस कार्बन की तो कहानी पूरी नहीं हुई अभी तक। देखिए इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इसकी टेंशन खत्म। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया। हाइड्रोजन बेचारा 1 बॉन्ड बनाता है, यहाँ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो बचे हुए हाइड्रोजन है, सॉरी बचे हुए जो वैलेंसी है, दैट कैन बी फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन। सो नाउ इट इज इथेनोइक एसिड। ऐसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको करना है किसी कंपाउंड के नेम का ऑपरेशन, और उससे आपको मिलेगा उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकंड जो है इसमें पूछा गया है ब्रोमोपेंटेन, बड़ा इजी है, बहुत ही इजी। ब्रोमो, अब ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ब्रोमो का सिंबल क्या होता है। अगर आपको ब्रोमो का सिंबल नहीं पता होगा ना, तब तो आपकी नैया डूब जाएगी, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, फिर तो कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा आपकी, अगर आपको ब्रोमो का मतलब क्या होता है वो नहीं पता होगा तो। चलिए इसका भी हम करते हैं ऑपरेशन। सबसे पहले हम काम करते हैं पेंट। पेंट का मतलब होता है 5, ये बना दिया हमने 5 कार्बन का चेन, ठीक है। अब इनके ऊपर आप लगा दो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। पेंटेन बनाना है हमें, पेंटेन बना दिया हमने, ये लो भाई पेंटेन बना दिया, सभी के ऊपर हाइड्रोजन लगा दिया। लेकिन आपको तो ये बोला है कि ब्रोमो पेंटेन बनाना है, ये तो है पेंटेन, आपको पहले ब्रोमो भी बोल दिया। क्या करें, किसी एक हाइड्रोजन को पकड़ लो और उसको हटा के और वहाँ पर आप लगा दो Br। Br क्यों, क्योंकि याद रखिएगा Br क्या है, बी ब्रोमो का सिंबल है। कौन से हाइड्रोजन को हटाएं यहाँ से, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। क्यों, क्योंकि आपके सिलेबस में, आपके इस लेवल पर आपके लिए सभी हाइड्रोजन इक्वल है, लेकिन जब आप क्लास 11th में जाएंगे तो फिर ये हाइड्रोजन भी हैं जो अलग अलग दिखने लग जाएंगे आपको, तो वो बाद की बातें, वो बाद में करेंगे हम। फिलहाल हम बात कर लेते हैं। चलिए मेरे को तो ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको हटाना चाहता हूँ। अच्छा लगता है उसको थोड़े ना हटाते हैं, जो बुरा लगता है उसको हटाते हैं। चलिए ये मेरे को बुरा लग रहा था, इसको हटा दिया, ये हो गया आपका आंसर। जरूरी नहीं है आपको ये अच्छा लग रहा हो बुरा लग रहा हो, आप चाहो तो इसको हटा दो, आप चाहो तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, किसी को भी हटा दो, काम आपको ही करना है। स्ट्रक्चर बन गया ब्रोमो पेंटेन का, ठीक है। अब एग्जामिनर आपसे बेवकूफ़ी कैसे कराएगा, गलती कैसे कराएगा, जरूर है ना वो ब्रोमो वाला देगा, वो आपको देगा क्लोरो वाला, कर लोगे आप लोग, जरूरी नहीं है क्लोरो का दे, वो आपको देगा फ्लोरो का भी कर दोगे आप, वो आपको देगा आयोडो। तो ये सब तो आप आता ही है, जहाँ पे ब्रोमो लिखा था उसकी जगह क्लोरो में Cl आ जाएगा, फ्लोरो में F आ जाएगा, आयोडे में I आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट C इज द थर्ड नंबर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट क्या कहता है कि ब्यूटेनोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ब्यूटेनोन, सबसे पहला बात तो ब्यूटेनोन का मतलब तो 4, तो ब्यूट तो हो गया 4 के लिए। चलो लास्ट में आ रहा है ऑन, ब्यूटेनोन के अंदर लास्ट में आ रहा है नो, ओ अनी,
याद कीजिए वो दिन जब आप लोगों को मैंने एक फंक्शनल ग्रुप का एक टेबल बताया था और उसमें बोला था कि ONE किसका सफिक्स होता है, कीटोन का। कीटोन का मतलब होता है उसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाना होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सा वाला कार्बन लें। तो ध्यान रखिएगा कीटोन में डबल बॉन्ड O लगाना है आपको, वो कभी भी इस कार्बन पर नहीं लगाया जाता, इस कार्बन पर भी नहीं लगाया जाता, दोनों को ही नहीं काउंट करना है, हटा दो इनको। तो इनकी पोजीशन तो हमेशा कभी नहीं आएगी। या तो आप इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, कौन सा अच्छा लगता है? मेरे को तो ये वाला अच्छा लगता है, इस पे लगा दिया। बाकी का क्या करें, बाकी को हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या इसके ऊपर भी हाइड्रोजन लगाएं इस कार्बन पे? जल्दी से मुझे बताइए, लगाएं या नहीं लगाएं? यस और नो में आंसर दीजिए। मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा है। चलिए, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया ब्यूटेनॉन का। एक और एग्जांपल, एक और क्वेश्चन गिवन है आपकी बुक के अंदर, ई वाला, ABCD वाला, नाम है उसका हेक्सेनल, हेक्सेन। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी? ONE, ओन तो था इस ग्रुप के लिए, डबल बॉन्ड O के लिए। ये ब्यूटेन में ANE भी था। ANE ये बता रहा था कि सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड है। ध्यान रखिएगा, एन इन आइन ये सब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को बताते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हेक्सेनल, लास्ट में लिखा हुआ है AL, एल, ये तो एल्डिहाइड के बारे में बताता है। एल किसके लिए यूज़ किया जाता है? एल्डिहाइड के लिए। एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? ऐसा वाला स्ट्रक्चर, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। हेक्स वर्ड से आपको क्या आइडिया लगेगा कि 5 कार्बन की नहीं 6 कार्बन की चेन बना दो, 3 3 6, 3 6 6। अब आपको लगाना है ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है? ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाना है किसी एक कार्बन पर, कभी भी जैसे यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O वाला जो स्ट्रक्चर है वो कभी भी एंड पे नहीं लगेगा, इस किनारे पे भी नहीं लगेगा, इस किनारे पे भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हेक्सेनल में याद रखना है कि हमेशा ही किनारे पे लगेगा, ये बीच में नहीं लगेगा। कितने कार्बन हैं जो बीच वाले हैं? ये बीच में आता है, ये भी बीच में आता है, ये भी बीच में, ये भी बीच में, तो कभी भी इन कार्बन पे नहीं लगाएंगे। अगेन आपके इस लेवल पर जब आप हाई लेवल में जाओगे तो कहानी कुछ और होगी, तो उसकी बातें हम बाद में करेंगे। चलिए, मेरी इच्छा है यहीं लगा देता हूँ, इसी कार्बन पे मैं डबल बॉन्ड बना देता हूँ और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ। बाकी के जो है सब हाइड्रोजन से फुलफिल कर दो, सबको क्या कर दो? हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। ये बन गया आपका हेक्सेनल। ईजी है, बहुत ईजी है। बस याद क्या रखना, आपको याद क्या रखना है? ब्रेन के अंदर आपके पास, वो दिमाग के अंदर होना चाहिए पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के साथ में आपको होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स और प्रीफिक्स। इफ़ यू रिमेंबर ऑल दैट थिंग्स, आपको अच्छे से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। बोलता है कि एक कंपाउंड आपको गिवन है और इसके लिए पूछता है कि इस कंपाउंड को आप कैसे उसका नाम लिखोगे, कैसे इसका आप नाम लिखोगे। आंसर है चौक से या पेन से नहीं। ध्यान रखिएगा, ये है Br को हम क्या बोलते हैं? ब्रोमो। अभी हमने बताया था ब्रोमो। कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एथ। कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। याद करिए, सिंगल बॉन्ड के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं एन। नाम हो गया इसका ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इसी क्वेश्चन का, जो है सेकेंड एग्जाम्पल। उसमें आपको क्या दिया हुआ है? अच्छा, आपको क्या दिया हुआ है? नेम पूछा है ना? नेम पूछा है और आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इस स्ट्रक्चर को देखने से आपको क्या याद आ रहा है? आपको ऐसा याद आ रहा है कि ये एक स्ट्रक्चर है, ये तो हमें अच्छे से याद है, ये तो एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड। अभी जस्ट हमने देखा था यहाँ पर, ये रहा एल्डिहाइड। और एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन है। एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करते हैं हम एल, एक ही कार्बन के लिए हम यूज करते हैं मैथ। एक ही कार्बन है तो मैथेन बना दो उसको, मैथेन, और ई हटा दो उसका, और उसके साथ में एल लगाना, अपने को ई हट जाएगा। ये बन गया आपका मैथेनल। व्हाट इज दिस नाउ? मैथेनल। उम्मीद है समझ में आया है। मैथेनल। एक और चीज़ याद रखिएगा, इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोला जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस।
ये नाम आपकी सिलेबस में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है, तो जो चीज़ नहीं लिखी हुई है उसके लिए हम क्यों टेंशन लें, उसके लिए हम क्यों टेंशन लें। नेक्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है उसके अंदर 5 कितना है 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन की ऐसे चेन बनाई हुई है 1 2 3 4 5 6, और लास्ट वाला जो कार्बन है इन द लास्ट पोजीशन जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर बोल दिया उसने ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। बाकी में सभी में हाइड्रोजन लगा रखा है, बाकी में सभी में हाइड्रोजन लगा रखा है। अरे इसमें हाइड्रोजन लगेगा कि नहीं लगेगा, सोच के बताइए जल्दी से। इस कार्बन पे हाइड्रोजन लगाऊं या नहीं लगाऊं, आई एम कंफ्यूज्ड लिटिल बिट। और इसके ऊपर भी कितने हाइड्रोजन लगाऊं, 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, कोई बात नहीं, आप लोग सोचिए, सोच के बताइए मुझे। ये है 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं हेक्स। क्या यूज़ करते हैं, हेक्स, ठीक है। और एक ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं YNE, लगा दो इसके लास्ट में YNE, बन गया आपका हेक्साइन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हेक्साइन। तो इम्पोर्टेंट है और ईजी भी है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है उसकी हम बात करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ पेज नंबर 71। देखिए अपनी बुक के अंदर पेज नंबर 71। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो आपके सामने आपका जो टेक्स्ट बुक है that should be opened. Always keep your textbook open in front of you while you are watching this video. Okay, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, then only it will help. Okay, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा आपसे, why is the conversion of alcohol to ethanoic acid and oxidation reaction। बोलता है कि इथाइल अल्कोहल जो होता है हमारा, ये है आपका इथेनॉल, और बोलता है कि इसका जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा आपका इथेनोइक एसिड। ये ऑक्सीडेशन क्यों है, ये ऑक्सीडेशन क्यों है, तो इसको देखने से पता नहीं चल रहा है कि ये ऑक्सीडेशन है या नहीं है। चलिए हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा कुछ होता है CH3CH2OH, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, तो जो ऊपर लिखा है दैट सेम थिंग इज रिटन हियर ऑल्सो, दैट इज ऑक्सीडेशन। इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं हम जल्दी से, CH3C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीडेशन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बस ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन में आपसे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन ये क्यों है, वाई दिस कन्वर्जन इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग होता है सिंपली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऑक्सीजन का जब ऐड हो जाता है देन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कैसे पता चलेगा हमें कि इसमें एडिशन हुआ कि नहीं हुआ है, देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2, सिंपल। तो हमने एक्सप्लेन कर दिया कि यस इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल जो है उसका ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। आपको याद होगा चैप्टर में हमने पढ़ा था इसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है आपसे कि वेल्डिंग करने के लिए, वेल्डिंग सभी लोग जानते हैं वेल्डिंग क्या होता है, वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन या एसिटिलीन जो होता है उसी का यूज़ क्यों करते हैं, ऑक्सीजन की जगह पे एयर का यूज़ क्यों नहीं करते हैं हम, वाई एयर इज नॉट यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग। अब वेल्डिंग क्या होता है सबको पता है कि आयरन की अगर कोई चीज़ बनी हुई है उसको दूसरे आयरन की चीज़ से अगर हमें ऐड करना है, उसको जोड़ना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वेल्डिंग प्रोसेस, करेक्ट। यानी दो आयरन की चीज़ों को, आयरन के ऑब्जेक्ट्स को, आयरन के आर्टिकल्स को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस का, और इस प्रोसेस को बोला जाता है वेल्डिंग, ठीक है। और इसके लिए दो चीज़ें यूज़ की जाती है, एक ऑक्सीजन होता है और एक एसिटिलीन होता है।
क्यों होता है ऐसा, इनका ही यूज़ क्यों करते हैं? तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करती है ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होता है। एट द सेम टाइम यहाँ पर ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और वाटर भी बनता है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर हीट। और इतनी ज़्यादा हीट डेवलप होती है कि ये जो आयरन होता है जिसके साथ आप वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, वो आयरन जो होता है वो मेल्ट कर जाता है। मेल्ट करने का मतलब क्या होता है, पिघल जाता है, और फिर वापस उसको हम जब ठंडा होने देते हैं तो वो फिर उसको जुड़ जाता है। पूछता है कि ऐसा करने पर तो होता है ऐसा, लेकिन अगर इसकी जगह ऑक्सीजन की जगह एयर यूज़ कर ली जाए तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन जो होती है वो तो क्या है, प्योर है। ऑक्सीजन जो है वो तो क्या है, प्योर है। लेकिन अगर आपने उसमें एयर का यूज़ कर लिया तो वहाँ पर और भी गैसेज हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का जो सप्लाई होगा वो कम होगा। और गैसेज भी हैं, इसलिए ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा। ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो हीट का प्रोडक्शन कम होगा। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शन है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ में नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब एयर की बात करेंगे आपको तो याद यहाँ पर क्या रखना है, लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड। लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एयर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, एयर का यूज किया जाता है ऑक्सीजन की जगह पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें जो हीट है उसका कम प्रोडक्शन होता है। एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, इसके साथ एक प्रॉब्लम और भी आती है। एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देते हैं, तो ये एसिटाइलिन क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। ये क्या करेगा, वहाँ पर आपको सूटी फ्लेम का फॉर्मेशन करता है। सूटी फ्लेम का मतलब क्या होता है कि काले रंग का, ब्लैक कलर का वहाँ पर फ्लेम बनता है। तो वो भी क्या करता है, एक प्रॉब्लम करता है, और आपका जो वेल्डिंग का प्रोसेस होता है उसको क्या कर देता है, उसको हिंडर करता है, उसको एफिशिएंसी कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, पेज नंबर 74 का क्वेश्चन, पेज नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश का मीनिंग क्या होता है, फर्क करना, डिफरेंस पैदा करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है कि आपको बताना है अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आपको डिफरेंस कैसे पता करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करके बताना है। सिंपली अगर हम बोलें तो हाँ भाई अल्कोहल वो अल्कोहल होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड होता, हो गया डिफरेंस। बट नो, हियर द क्वेश्चन इज यू हैव टू प्रूव इट बाय एक्सपेरिमेंट। कोई केमिकल रिएक्शन करके आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, एथेनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी केमिकल रिएक्शंस भी अलग अलग होगी। हमें कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन देखनी है जो एक करे और दूसरा न करे, या दोनों ही करे तो उसके साथ दोनों का डिफरेंट रिजल्ट आए। ठीक है, ऐसा कोई रिएक्शन हमें देखना है। तो याद रखिएगा हमेशा के लिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे एसिटिक एसिड की हम बात करते हैं, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड। इसकी रिएक्शन जब आप सोडियम कार्बोनेट के साथ में कराते हैं, जरूरी नहीं है आप सोडियम कार्बोनेट लें, आप चाहो तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसमें भी यहाँ पर कार्बोनेट है। ठीक है, ऐसा जब आप कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपको मिलेगा CH3COONA। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, सोडियम इथोक्साइड। एंड साथ में आपको यहाँ पर मिलेगा वाटर, और वाटर के साथ में आपको मिलेगा यहाँ पर CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो गैस होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, जब आप लाइम वाटर में पास करते हैं, CO2 जो है उसको आप क्या करते हैं, लाइम वाटर में पास करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए सभी लोग। CO2 को जब लाइम वाटर में पास करते हैं तो जो लाइम वाटर होता है उसका कलर जो है वो मिल्की हो जाता है। मिल्की का मतलब दूध के जैसा, मिल्की कलर का होना ही प्रूव करता है कि यहाँ पर बनने वाली गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इतना रिएक्शन हमने देखा, इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको याद रखना है कि ये जो रिएक्शन है, दैट दिस रिएक्शन इज नॉट शोन बाय
इथेनॉल, जब आप इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट के साथ में कराते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होता है। तो डिफरेंस आ गया। कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, इथेनॉल सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, उसको कैसे प्रूव करेंगे कि वो बनने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो वहाँ पर उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम क्या करते हैं, मिल्की वाटर के अंदर, सॉरी लाइम वाटर के अंदर उसको हम पास करते हैं। और जब लाइम वाटर में पास करते हैं तो जो आपका लाइम वाटर है उसका कलर कैसा हो जाता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की कलर या वाइट कलर जैसा हो जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन, पेज नंबर उसी पे 74 क्वेश्चन, पेज नंबर 74 का क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिंपली डेफिनेशन पूछी है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो डेफिनेशन है वो आपकी बुक के अंदर अच्छे से लिखी हुई है, इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाला। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सिंपल जो ऑक्सीडेशन का काम करता है। ठीक है, चलिए आ जाइए इसके बाद में पेज नंबर 78 पे, पेज नंबर 78 पेज नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन, वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर हार्ड बाय यूजिंग ए डिटर्जेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि क्या डिटर्जेंट की हेल्प से हम हार्ड वाटर को चेक कर सकते हैं। डिटर्जेंट की हेल्प से क्या हम हार्ड वाटर को चेक कर सकते हैं? तो आंसर क्या होगा, वुड यू बी एबल, यानी कि नो। आंसर क्या होगा, नो। हम डिटर्जेंट की हेल्प से ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज डिटर्जेंट जो होता है वो दोनों ही टाइप के वाटर के साथ, चाहे से हार्ड वाटर हो या चाहे से सॉफ्ट वाटर हो, उसके साथ में क्या देता है, अच्छी क्वांटिटी में फॉर्म का फॉर्मेशन करता है। आंसर क्या लिखेंगे, आंसर होगा नो, बिकॉज डिटर्जेंट फॉर्म्स a good amount or a good quantity of foam or leather with both hard water and soft water। तो इसलिए डिटर्जेंट की हेल्प से हम ऐसा नहीं कर सकते। तो किसके साथ कर सकते हैं ऐसा यूज, याद रखिएगा, इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं ऐसा। तो आंसर है शॉप, है ना, साबुन जो होती है उसकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रकार से बोल सकते हैं आपको ये डेली लाइफ का क्वेश्चन है, और आप लोगों ने भी ऐसा ही किया होगा या आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं कपड़े धोने के लिए बहुत अलग अलग तरीके अप्लाई करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको कपड़ों को एक सॉल्यूशन बना के उसके अंदर डिप करके छोड़ देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा लेके, फंटा लेके उसको पीटते हैं, है ना, जोर लगा के, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ऐसा करना, इनमें से कौन सा तरीका सही है, करेक्ट। कुछ लोग एजिटेशन करने के लिए उसमें वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, जो आपका मिक्सचर होता है जिसमें कपड़े हैं, पानी है, शॉप का सॉल्यूशन है या डिटर्जेंट है, वो सब मिक्स हो जाता है और वो ऐसे स्वर्ल करता है, वर्लिंग जो होता है वो ऐसा करता है, यानी कि एजिटेशन का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा सबसे सही है या ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम जब सोप का सॉल्यूशन मिक्स करते हैं कपड़ों के साथ में तो क्या होता है, सोप जो होता है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, डर्ट के साथ। डर्ट में जनरली क्या होता है, लिपिड या फैट होता है। डर्ट के अंदर क्या होता है, लिपिड या फैट। इस डर्ट का जो है सोप के सॉल्यूशन के साथ कॉन्टिन्यूसली कांटेक्ट होना जरूरी है कुछ देर के लिए, सो दैट इनका आपस में क्या बन सके, वहाँ पर कोई एक एसोसिएशन, एक प्रकार का बॉन्ड बन सके। तो जब हम ऐसा करते हैं, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं साथ साथ में, तब तो वो अच्छा है, ठीक है, माइसिल का फॉर्मेशन होने के लिए। लेकिन जब हम उसको बीट करते हैं, पीटते हैं, तो वो गलत है ना। ऐसा करने से तो क्या होगा कि जो आपकी डर्ट है वो अलग अलग रहेगी, पास में उनका कांटेक्ट नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, पीटना नहीं है किसको, कपड़ों को। ओके, सो ये था आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का पार्ट 1, या सिंपली बोल सकते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन का पार्ट 1, जिसमें हमने सिर्फ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को ही सोल्व किया है। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम एक्सरसाइज जो है आपके चैप्टर के एंड के, उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।